सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की एडिशनल डायरेक्टर श्रीमती कामना आचार्य मैडम जी द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में होने वाले बेसलाइन सर्वे के बारे में विस्तृत जानकारी तथा दिशा निर्देश प्रदान करेंगी। तो हम अभी सबसे पहले बात करते हैं बेसलाइन सर्वे की। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये बेसलाइन सर्वे कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा शायद हम इसकी जो आवश्यकता है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो इशू है, आप सब लोगों को पता है कि लास्ट टाइम भी जो लास्ट ईयर था हमारा, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह था, और विशेष रूप से हमारे स्कूलों के लिए कि अधिकांश समय स्कूल बंद रहे, और जितने समय भी स्कूल खुले उतने समय भी पूरे बच्चे नियमित रूप से उपस्थित नहीं हुए, और ना ही नियमित रूप से अध्यापन की स्थिति बन पाई है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं कि जब बच्चे परीक्षा के बाद 2 महीने गर्मी की छुट्टी बिताते हैं और उसके बाद आते हैं, तो उस ड्यूरेशन में ही बच्चों में एक लर्निंग लॉस देखने में आता है। तो फिर पिछले 1-1.5 साल से यदि बच्चे इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा लर्निंग लॉस का लेवल क्या रहा होगा। सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक है कि वो सभी विद्यार्थियों के का बेसलाइन सर्वे अनिवार्यतः करें। तो अब आप लोगों को सबको ये जानकारी तो हो ही गई कि बेसलाइन सर्वे की आवश्यकता क्यों है। इसके तो गत वर्ष की चुनौतियों को आप सबको हमको पता है कि क्या स्थिति थी। तो लॉकडाउन के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि उस लर्निंग लॉस का लेवल क्या है, मतलब बच्चा किस स्थिति में है। जब हम ये जान पाएंगे कि बच्चा किस स्थिति में है, तो हम उसको इसके लिए सपोर्ट कर पाएंगे कि वो आगे कैसे बढ़े। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम बेसलाइन सर्वे को बहुत सीरियसली करें। सर्वे के संबंध में हमने एक पत्र जारी किया है, आप सब लोगों ने देखा होगा। अगले 3 माह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो बच्चे अभी हमारे पास आए हैं उनमें से कई ऐसे हैं, जैसे हम कक्षा 9वीं की बात करें तो कक्षा 9वीं में आने वाले बच्चे इस साल, उन्होंने पिछले साल कक्षा 8वीं में पूरे साल स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों के लिए स्तर होगा निश्चित रूप से, जो हम सोचते हैं कि 9वीं में आने वाले बच्चे का होना चाहिए, वो निश्चित रूप से नहीं हो। तो जो सबसे पहला काम करना है हमको बेसलाइन सर्वे में, वो ये कि पहले बच्चों को हमको स्कूल में बुलाना है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति होगी तो ही हम सभी बच्चों का बेसलाइन सर्वे कर सकेंगे। स्कूल खुल चुके हैं, आप सबको पता है, 9वीं से 12वीं के सारे स्कूल खोले गए हैं। तो सभी बच्चों तक ये सूचना भिजवानी है आपको कि 23 तारीख से 28 तारीख तक ये बेसलाइन सर्वे होना है। इसको हम टेस्ट या पेपर नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ जस्ट सर्वे मात्र है, और ये हमारी जानकारी के लिए कि बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है और कितना लॉस उनका हुआ है। तो उसकी प्रतिपूर्ति हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या हमको एडिशनल क्लासेस लगानी है, या हमको एडिशनल मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, या बच्चों को घर में ज्यादा अभ्यास करना होगा। ये सारी चीजें हम तभी तय कर पाएंगे जब हमको चाइल्ड वाइज ये जानकारी होगी कि वो बच्चा किस स्तर पर है, तभी हम उनको सहयोग कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप 23 से 28 तारीख तक जो हमारा बेसलाइन सर्वे होने वाला है, उस सर्वे के लिए सभी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से सूचित कर दें। जो इसका उद्देश्य है मैं बता ही चुकी हूँ कि हमको जो लर्निंग लेवल है बच्चों का, वो जानने के लिए इसकी आवश्यकता है। जब हम बेसलाइन सर्वे के माध्यम से लर्निंग लेवल को जान जाएंगे, तब हमको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होगी। आप सबको पता है कि हमारे जो स्कूल का टाइम टेबल होता है उसमें पूर्व से ही रेमेडियल टीचिंग के लिए 2 पीरियड का प्रावधान है, और उन्हीं पीरियड में हमको ये कार्यवाही करनी है। जो समय सारणी है आप सब लोग जानते हैं कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर 12वीं की कक्षा 2 दिन चल रही है, सोमवार और गुरुवार। यदि 2 दिन रखे हैं तो भी जो बच्चे हैं उनको भी
50-50 करके बुलाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। एक दिन में यदि हम एक कक्षा को बुला रहे हैं तो उस कक्षा के तो 100% बच्चे आएंगे ही सही, क्योंकि वैसे ऑलरेडी ही हम 25% बच्चों को बुला रहे हैं, तो 25% का और 50% कर देना मतलब और 10-12% बच्चों को बुलाना है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जिस दिन जिस कक्षा को बुलाया जा रहा है उस कक्षा के सारे विद्यार्थी उपस्थित होने चाहिए, वो 50% कतई नहीं करना है। तो सोमवार और गुरुवार को 12वीं कक्षा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चा जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है वो सप्ताह में 2 दिन स्कूल आना चाहिए। इसी प्रकार से कक्षा 11वीं में मंगलवार और शुक्रवार को आना चाहिए। जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ हमने कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अभी एक ही दिन रखा है, शनिवार और बुधवार का दिन। लेकिन जहाँ हाई स्कूल्स है वहाँ पर हाई स्कूल में सोमवार और गुरुवार को 10वीं के बच्चे आएंगे और मंगलवार और शुक्रवार को 9वीं के बच्चे आएंगे। लेकिन ये मैसेज भी साथ में बच्चों को देना अनिवार्य है कि चाहे उन्हें 2 दिन बुलाया जा रहा हो या 1 दिन बुलाया जा रहा हो, लेकिन ये ग्रीष्मावकाश नहीं है, ये गर्मी की छुट्टियां नहीं चल रही है कि बाकी दिन आपको स्कूल नहीं आना है तो घर पे भी पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। ये संदेश सभी प्राचार्यों और शिक्षकों को विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहिए कि घर में रहकर भी उनको उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से वो स्कूल आते और 5-6 घंटे पढ़ते, तो कम से कम घर में बैठ के 2-3 घंटा तो पढ़ें रोज, तभी वो अपने लर्निंग लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो ये मैसेज भी कन्वे करना बहुत जरूरी है कि जिस दिन आप स्कूल नहीं आ रहे हैं उस दिन आप कर क्या रहे हैं, वो छुट्टी नहीं है, वो घर पर पढ़ाई की व्यवस्था के लिए दिया गया है, वो अवकाश का दिन नहीं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ सामने हमने पिछले 1 हफ्ते का जो स्टेटस है वो दिया है यहाँ पर कि जितने बच्चे जिस क्लास में जितने बच्चों को जिस दिन बुलाया गया था उसमें से उतने बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि 23 अगस्त से 100% विद्यार्थी जो शेड्यूल है यदि उस दिन आ जाते हैं तो उनको प्रेरित करना है कि वो उस समय पर उस दिनांक में आवश्यक रूप से 100% बच्चे वहाँ उपस्थित रहें। हमने ये भी निर्देश दिए थे सभी लोगों को कि प्रतिदिन विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना है, नियमित रूप से विद्यार्थियों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करनी है। तो ये देखने में आया है कि अभी तक सिर्फ 42% विद्यालय ही इसको नियमित रूप से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थितियां जहाँ हैं उन 4-5 जिलों को आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं। श्योपुर, झाबुआ, खंडवा, सीधी, धार, डिंडोरी, खरगोन, दतिया, अनूपपुर, निवाड़ी, रीवा, शहडोल, बड़वानी, मंडला। तो इन जिलों की जो डीओ और एडीपीसी हो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया इसकी मॉनिटरिंग करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास 100% स्कूल्स की जानकारी आए। इस बार बच्चे इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि यदि कम बच्चे आते हैं तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। तो आप लोगों से अनुरोध ये है कि यदि 1 या 2 बच्चे भी उपस्थित होते हैं तो भी उसी तरह पढ़ाई होनी चाहिए जिस तरह से कक्षाएं हमारी अन्य दिवसों में लगती। जब आप 2 बच्चे भी आएंगे और वो उनको पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा बाकी बच्चों को कि अरे वो पीछे छूट रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे आपको उपस्थिति बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो जितने भी बच्चे आए आवश्यक रूप से इसे पढ़ाएं। जो खबर बच्चों तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से वो बच्चे जो है वो अपनी उपस्थिति बढ़ाएंगे, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास जब जानकारी जाती है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी जो है वो स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं। वैसे भी हमने जितने भी सर्वे करवाए हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि अधिकांश सर्वे में बच्चे ये कहते हैं कि उनको स्कूल जाना है, वो स्कूल जाना चाहते हैं। जब स्कूल नहीं खुले थे तब हमने जितने सर्वे कराए उसमें 70-80% बच्चों का ये कहना था कि उन्हें स्कूल खुलना चाहिए और वो स्कूल जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की स्थितियां बड़ी अजीब सी नजर आती हैं। जब हम स्कूलों में देखते हैं तो उतने बच्चे उपस्थित नहीं होते। शायद हमारा कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम है या हम पेरेंट्स को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना क्यों जरूरी है। उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि
जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उन सारे बच्चों का हम एनालिसिस करें कि कोई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, उस बच्चे से फोन पे बात करें, उसके पेरेंट्स से बात करें और ये समझे तो सही कि बच्चा आ क्यों नहीं रहा है। या ये भी हो सकता है कि घर से बच्चा कहता हो कि वो स्कूल जा रहा है और कहीं और जा रहा हो, तो पेरेंट्स से बात करें कि भाई बच्चा आपका क्यों नहीं आ रहा है। जो लास्ट ईयर का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर कई लोग ये भी सोचने लगे हैं कि यदि अभी इस साल स्कूल नहीं खुले हैं तो इस साल भी परीक्षा नहीं होगी और वो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो ये इस बारे में आप लोगों को उनको बताना बहुत ही आवश्यक है कि इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। और यदि ऐसा हो भी जाए, मार्कशीट मिल भी जाएगी, तो वो चूंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो वहां जाकर जो भी काम करेंगे उसमें फेल हो जाएंगे। और इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम बाकी शिक्षकों का बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ निरंतर संवाद रहे। यदि निरंतर संवाद होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो उपस्थिति हम अभी देख रहे हैं कि 30-35% से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, ये निश्चित रूप से 80-90% तक पहुंच जाएगी। इसी संदर्भ में हमने सभी को ये निर्देश भी दिए थे कि प्रत्येक जो शिक्षक है वो 5 विद्यार्थियों को फोन कॉल करे और उन्हें घर पर पढ़ाई करने और स्कूल आने के लिए प्रेरित करे। तो जो जानकारी सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि स्कूल खुल गए हैं, शिक्षक वहां जाके बैठते हैं, बच्चे आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो कोई परवाह नहीं कर रहा है। ये स्थिति ठीक नहीं है। हमको जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको लाने के लिए कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, तभी हम उन बच्चों को अपने स्कूल तक ला पाएंगे। राज्य स्तर से इसके लिए हम अभी जो प्रयास कर रहे हैं आपको पता ही है कि जो सामग्री है वो विमर्श पोर्टल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान की जा रही है। पर ये भी देखने में आ रहा है कि जो सामग्री यहाँ से दी जा रही है वो सामग्री भी बच्चों तक फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि जब सामग्री अवेलेबल है सिर्फ उसको फॉरवर्ड करने में मुजरा भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सचमुच ही बहुत चिंताजनक बात है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, पिछले साल भी हमने ये निर्देश दिए थे कि राज्य स्तर से जो भी सामग्री जाती है पहले उसका अध्ययन शिक्षक करेंगे और उसके बाद फिर बच्चों के ग्रुप में डाली जानी चाहिए। जो डेटा आप हमको प्रोवाइड कर रहे हैं कि कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है, उसकी तुलना में जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं उनकी संख्या काफी कम है। इसका जो मुख्य कारण हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि बच्चों तक हम संवाद नहीं कर पा रहे हैं और न ही बच्चों को प्रेरित कर पा रहे हैं कि वो उसको देखें। कई जगह तो जो वीडियोस है वो फॉरवर्ड भी नहीं हो रहे। तो इन सब चीजों पर हमको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम बच्चों की स्कूल में निरंतर पढ़ने और उपस्थित होने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। हमने आपको एक प्रपत्र 4 दिया हुआ है, उसमें जानकारी अपेक्षित है सभी शिक्षकों से और मैं आशा करती हूँ कि अब आज के बाद सभी शिक्षक जो हैं वो उसमें अपनी जानकारी ले। अब हम शुरू करते हैं बेसलाइन सर्वे के बारे में जानकारी। अभी तक हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि बच्चों की उपस्थिति कैसे हो और हम अभी राज्य स्तर से क्या क्या कार्यवाही कर रहे हैं और बच्चों तक वो उस कार्यवाही का क्या परिणाम हमारे सामने आ रहा है। अब जो आवश्यकता है हमारे पास वो है बेसलाइन सर्वे की। ये बेसलाइन सर्वे किन किन विषयों में आयोजित किया जा रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए है ये। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान है। साथ ही कक्षा 9वीं में इसके अतिरिक्त हिंदी भी है। 10वीं में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान है। 11वीं एवं 12वीं में जो हम सर्वे कर रहे हैं वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी का है। तो गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित या बायोलॉजी, ये तो सारे जो विज्ञान विषय के शिक्षक के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अंग्रेजी विषय ऐसा है जो सभी बच्चों के लिए होगा जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का चयन कक्षा 11वीं या 12वीं में किया है, चाहे फिर वो आर्ट्स सब्जेक्ट के हो चाहे वो साइंस के हो। तो यहाँ अंग्रेजी का हम जो बेसलाइन सर्वे होगा वो सभी बच्चों का। समय सीमा मैंने आपको बता ही दिया है, हम 23 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में बेसलाइन का सर्वे आयोजित किया जाएगा।
सर्वे का उद्देश्य मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर से आपको एक बार रीइटरेट कर देती हूँ कि पिछले साल कोविड-19 के कारण जो नियमित अध्यापन नहीं हो पाया, उसके कारण बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है, उस लर्निंग लॉस को जानना है और उस लर्निंग लॉस के आधार पर हम एक स्ट्रेटेजी बना के उन बच्चों पर फोकस करेंगे और उन बच्चों को इस तरह से सहायता करेंगे कि वो इस साल की कक्षा के अनुरूप लेवल पर आ सके, ताकि वो इस साल पढ़ाई में पिछड़े नहीं। और इसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग का उपयोग करेंगे, जिसके लिए हम आपको अलग से भी जो सामग्री होगी वो आपको राज्य स्तर से भेजी जाएगी। ये जो बेसलाइन सर्वे होगा ये बेसिकली हम 2 पार्ट में होगा। हालांकि जो पेपर है वो मतलब पेपर जो सर्वे फॉर्म होगा वो एक ही होगा और उसमें 2 पार्ट होंगे। एक होगा पार्ट ए और एक दूसरा होगा पार्ट बी। पार्ट ए में हमने वो कंटेंट लिया है जो बच्चे ने कक्षा 2-3 साल पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाए गए टॉपिक्स को। अर्थात जैसे आप कह सकते हैं कि जो बच्चा 9th में आया उसने पिछले साल 8वीं भी सही तरीके से नहीं पढ़ा है, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि यदि उसको 8वीं का आता है तो कितना आता है और यदि उसके पीछे की कक्षाओं का भी यदि आता है तो कितना आता है। तो पिछले 2-3 साल पूर्व की कक्षाओं में जो पढ़ाए गए टॉपिक्स थे या जो कॉन्सेप्ट थे उनमें बच्चे की क्या स्थिति है, ये पार्ट होगा ए। जैसे कक्षा 10वीं के बेसलाइन प्रपत्र के पार्ट ए में कक्षा 6ठी से 8वीं के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और जो 10वीं के पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए आवश्यक है वो जोड़े जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उठा के कुछ भी रेंडमली चेक कर रहे हैं। हमने उसको मैप किया है कि इस साल जो बच्चे को कक्षा 10वीं में पढ़ना है उसका जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो उसको पता है या नहीं पता है। यदि नहीं पता है तो फिर हम उसको वो कॉन्सेप्ट वहां पर सिखा सकें। जो पार्ट बी है उसमें n-1 यानी कि एक साल पूर्व की कक्षा, जैसे मान लीजिए हम 10वीं का कर रहे हैं तो हम उसमें 9th का पूछेंगे उससे, या 12वीं का कर रहे हैं तो 11वीं के ऐसे टॉपिक्स पूछेंगे जो हम 12वीं पढ़ने के लिए आवश्यक है। जो अंग्रेजी विषय के अलावा सभी विषयों में जो है वो प्रश्न जो होंगे वो एमसीक्यू प्रश्न ही दिए जाएंगे। अंग्रेजी विषय में एमसीक्यू के स्थान पर कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे, लेकिन बाकी सारे विषय 9th को छोड़कर, मतलब 9th में हिंदी, अंग्रेजी और गणित को छोड़ दें तो 9th में बचा विज्ञान, और 10वीं, 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी को छोड़कर अन्य सभी विषयों के जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू प्रश्न ही होंगे। और कक्षा 9वीं के लिए विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित विषय के ब्रिज कोर्स के बेसलाइन पेपर पर सर्वे होगा और बाकी विज्ञान के लिए जो है वो नया क्वेश्चन पेपर, नया सर्वे फॉर्म बनाया गया है। 11वीं और 12वीं के लिए भी कक्षा 9वीं या 10वीं के जो ऐसे टॉपिक्स जो कक्षा 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित है पार्ट ए में होंगे और पार्ट बी में 10वीं और 11वीं के ऐसे टॉपिक जो 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित। तो ये क्लियर हो गया कि प्रत्येक सर्वे फॉर्म के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। मतलब यदि ये बच्चे के इस एनालिसिस के लिए है कि यदि बच्चा ए पार्ट भी नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जो है वो पिछली कक्षा को छोड़ के उससे भी पिछली कक्षाओं की जानकारी भी नहीं रख पा रहा है। तो सर्वे के आयोजन का जो दायित्व होगा हमारा वो स्कूल के प्राचार्य या जो स्कूल हेड है उनका होगा और वो अपने समस्त शैक्षणिक स्टाफ के साथ इसको सुनिश्चित करेंगे। सर्वे निश्चित रूप से स्कूल में ही होगा, ये बच्चों को घर पर देकर नहीं करवाया जाएगा। बच्चे स्कूल में आएंगे तभी होगा और पेन पेपर के माध्यम से ही सर्वे किया जाएगा। सर्वे की जो प्रपत्र हैं उनकी चेकिंग का काम भी विषय के शिक्षक को ही करना होगा। इसकी जो आंसर की होगी वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि सभी शिक्षक सही तरीके से उसका एनालिसिस भी कर सकें और मूल्यांकन सही तरीके से हो सके। और इस सर्वे में कोई भी शिक्षक जो है विद्यार्थियों की सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक बच्चों के लर्निंग लेवल को जानने का एक प्रयास है
इसमें कोई मार्क्स दिए नहीं जाएंगे, बच्चों की स्किल्स को देखने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है और इसके अंक कभी भी रिपोर्ट कार्ड में या किसी में भी नहीं दिए जाएंगे। तो बच्चों का जो वास्तविक स्तर है वही वास्तविक स्तर जानना बहुत आवश्यक है। और सर्वे का संचालन 23 से 28 अगस्त वाला जो वीक है उसी वीक में करना है। यदि बच्चे किसी एक दिन नहीं आते हैं तो आप उन बच्चों को दूसरे दिन भी बुला सकते हैं और इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग बच्चे आकर भी अपना सर्वे फॉर्म भर सकते हैं। और पर ये कार्यवाही आपको इसी एक वीक में कंप्लीट करनी है और स्कूल में बुलाकर ही बच्चों को कंप्लीट करनी है। इससे कहीं ना कहीं हमको ये भी समझ में आएगा कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे आपके विद्यालय में आ रहे हैं। सर्वे आप करेंगे उसको विषय मान से हम आपको विद्यार्थियों का जो लर्निंग लेवल है उसको आपको विमर्श पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। और उसी सर्वे फॉर्म में हमने ये भी पूछा है कि जिस बच्चे का सर्वे किया जा रहा है उस बच्चे के पास स्मार्टफोन की सुविधा है या टीवी की सुविधा है या कोई भी किसी भी प्रकार का डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा थी उनका लर्निंग लॉस ज्यादा हुआ है या जिनके पास कोई डिजिटल संसाधन नहीं था। जो प्रपत्र है उसमें हमने अलग अलग जानकारी आपसे ये मांगी है कि जो आप सर्वे फॉर्म में, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्ट ए और पार्ट बी होगा, तो पार्ट ए में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पार्ट बी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके अलावा भी इसमें दो पार्ट और दो कॉलम और दिए हुए हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में उत्तीर्ण होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि खाली पार्ट ए में उत्तीर्ण हो और पार्ट बी में उत्तीर्ण नहीं हो, कुछ ऐसे होंगे जो पार्ट ए एवं पार्ट बी दोनों में ही अनुत्तीर्ण हो। तो ये जानकारी आपको इसमें भरनी होगी, तो इससे आपको भी ये समझ में आएगा कि बच्चों का लेवल क्या है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों की पढ़ाई कर सकेंगे। ये फॉर्मेट में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, जो आपको पत्र के साथ जो प्रपत्र मिला होगा उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम रिवाइज फॉर्मेट आपको आज भेज रहे हैं और ये विमर्श पोर्टल पर भी आपको इसी फॉर्मेट में जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके अतिरिक्त हम कुछ स्कूलों का बहुत स्पेसिफिक सर्वे करवाएंगे। अभी आपको ये पता नहीं कि हम किस स्कूल से डिटेल में जानकारी मांगेंगे, इसलिए ये आवश्यक है कि सभी स्कूल और सभी जिले इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि फिर हम रैंडमली उठा के किसी भी स्कूल को बोलेंगे कि वो विद्यार्थी वाइज डेटा हमको उपलब्ध कराए कि पार्ट ए पार्ट बी और क्वेश्चन वाइज कि किस क्वेश्चन में कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया। तो हम क्वेश्चन वाइज चाइल्ड वाइज भी एक एनालिसिस कुछ विद्यालयों से मांगेंगे, जिनकी जानकारी हम आपको फिर से देंगे। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि वो स्कूल किसी भी, जो हमारे सारे स्कूल हैं उनमें से कोई भी रैंडमली पिक किए जा सकेंगे। तो आप सभी को ये कार्यवाही करना अनिवार्य है। जो जिले जो स्कूल इसको नहीं करेंगे उनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसा हमने पत्र में भी रेखांकित किया था कि सर्वे के पूर्व आप लोग सभी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से सूचित कर दें। अभी आपके पास 21 तारीख का समय है। 21 तारीख को आप चाहें तो अपनी एक पीटीएम आयोजित कर सकते हैं और बच्चों को बुलाने के लिए उनके अभिभावकों को प्रेरित कर सकते हैं कि जो समय दिया गया है, जिस दिन भी जो कक्षा आने वाली है उस कक्षा के सभी विद्यार्थी उपस्थित हों और उनसे वो सर्वे फॉर्म कराया जाए। तो ये जो बेसलाइन सर्वे का जो फॉर्म है ये हम अभी विमर्श पोर्टल पर आज लगभग 1 घंटे के अंदर सभी सर्वे फॉर्म अपलोड हो जाएंगे। इन फॉर्म्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को हल करने के लिए वहां पर दे सकेंगे। डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे और वो प्रिंट आउट के माध्यम से ही आप बच्चों का सर्वे कर सकेंगे। सर्वे जो समय हमने आपको दिया है उसी समय सीमा में कराया जाना है और सर्वे के दौरान जिस तरह से हम परीक्षाओं के दौरान शांति और उसका वातावरण रहता है, उसी तरह से शांत और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थी जो है वो बिना किसी समस्या के जो सर्वे फॉर्म है उसको कंप्लीट कर पाए।
सर्वे के पश्चात जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि सर्वे के बाद जो पार्ट ए और पार्ट बी है उसका मूल्यांकन विषय शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा और रिजल्ट के आधार पर लर्निंग लेवल वाइज आपको किस तरह से आप समूह में विभाजित करेंगे और किस तरह से कार्यवाही होगी, किस तरह से पढ़ाएंगे, इसके गाइडलाइन निर्देश जारी करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम यही है कि हम सर्वे को ठीक ढंग से करवा लें। ये अभी तक जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसी की समरी है कि स्कूल अब खुल ही चुके हैं तो विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। अभी जो उपस्थिति आ रही है उसकी बहुत ही कम आ रही है। विद्यालय जो है वो अभी सही ढंग से बच्चों की उपस्थिति रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। कई स्कूलों ने अभी तक नामांकन भी पूरा नहीं किया है और न ही विमर्श पोर्टल पर पूरी प्रविष्टि की है। इस साल निश्चित रूप से नामांकन बढ़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम हमने कक्षा 9वीं के लगभग 90% बच्चे जो हैं वो कक्षा 10वीं में आ गए हैं और इसी प्रकार से कक्षा 10वीं के भी लगभग सभी बच्चे 11वीं और 11वीं के सारे बच्चे लगभग 12वीं में होंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारा एवरेज एनरोलमेंट हर साल रहता है पास फेल बच्चों के आधार पर उससे कहीं ज्यादा एनरोलमेंट हमारा इस बार होगा। तो इसलिए आप लोगों को बहुत विशेष प्रयास भी करने होंगे क्योंकि जो बच्चे सभी पास होकर इस साल अगली कक्षाओं में आ गए हैं उनका लर्निंग लेवल निश्चित रूप से वो नहीं होगा जो हम सोचते हैं कि उस कक्षा के लिए होना चाहिए। तो 23 अगस्त से आप सभी से अनुरोध है कि सभी विद्यार्थियों का सर्वे करवाना शुरू कर दें और ये सर्वे बेसिकली सिर्फ आपके सहयोग के लिए है ताकि आप बच्चों को सपोर्ट कर पाए कि उनको कैसे आगे अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके लिए हम जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी रणनीति बनाएंगे और उसके अनुसार विद्यार्थियों को अपने क्लास के अनुरूप कॉम्पिटेंसीज प्राप्त करने में सहायता करेंगे। सभी विद्यार्थी और अभिभावकों को इस सप्ताह में स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जब बच्चों का हम लर्निंग लॉस का आकलन करेंगे और यदि मान लीजिए आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं और यदि आपके स्कूल में 10 बच्चे आ रहे हैं और आपने 10 का सर्वे फॉर्म भरा है तो उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आएगा कि आपके स्कूल में आपका स्कूल कितना इफेक्टिव है और कितना आप बच्चों को अपने स्कूल के प्रति अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है इस बेसलाइन सर्वे को करना। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कृपया इस पर विशेष ध्यान देंगे और जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं ADPC हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो सभी स्कूलों में जाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों का सर्वे हो। इस दौरान आपको 23 से 28 तारीख के दौरान आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आप टीम बनाकर इस तरह से मॉनिटरिंग करें कि आपके सभी स्कूलों में बेसलाइन सर्वे इसी सप्ताह में हो जाए। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा जो आज का हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है शिक्षक प्रशिक्षण। इस लेटर जारी किया गया था उस लेटर में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि जितने भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने वाले लोग हैं चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे वो खेल शिक्षक हो, चाहे वो विषय शिक्षक हो, चाहे वो संगीत शिक्षक हो, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो, प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रशिक्षण लेने हैं। लेकिन साथ ही प्राचार्य और शिक्षक संवर्ग के ऐसे लोग जो कार्यालयों में पदस्थ हैं उनको भी ये प्रशिक्षण अनिवार्यतः प्राप्त करना है। जो हमारे ADPC है, DPC है, वो प्रारंभिक शिक्षा वाले DPC भी हो सकते हैं। हमारे जो समग्र शिक्षा अभियान के सेकेंडरी एजुकेशन में जो ATPC APC है वो है, चाहे वो BO हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हो वर्तमान में, लेकिन यदि वो प्राचार्य संवर्ग के हैं और शिक्षक संवर्ग के हैं तो उन सभी को ये प्रशिक्षण प्राप्त करना है। और ये प्रशिक्षण जो है वो 16 तारीख से शुरू हो चुका है। लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसको में अभी एनरोल नहीं किया है। जो कोर्सेस इस बार चलने वाले हैं आप
लोगों को पता है, पिछली बार भी मैंने ये आपको बताए थे कि जो जेनरिक कोर्सेज हैं वो 12 कोर्सेज हैं। ये 12 कोर्स सभी को करने हैं, सारे प्राचार्यों को, सारे शिक्षकों को, चाहे खेलकूद शिक्षक, संगीत शिक्षक, जो भी शिक्षक है, उन सारे शिक्षकों को 1 से लेके 12 तक जो ये सामने दिखाई दे रहे हैं कोर्स, ये सारे कोर्सेज करने हैं। और जो सेकंड तालिका हमारी दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 13A से 13G तक के जो कोर्सेज दिए गए हैं, ये सभी विषय शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए हैं। उनका जो भी विषय है, प्राचार्यों का जो भी विषय रहा होगा, वो उस विषय में इस कोर्स को करेंगे। तो अभी वर्तमान में जो कोर्सेज चल रहे हैं, इन 12 कोर्सेज में से 4 कोर्स अभी ऑनलाइन है। पहला कोर्स है करिकुलम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का, दूसरा कोर्स है डेवलपिंग पर्सनल सोशल क्वालिटीज फॉर फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, तीसरा कोर्स है इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, और चौथा कोर्स अभी जो शुरू हुआ, जो इसमें रेड फॉन्ट से दिखाए गए हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये 4 कोर्स शुरू हो चुके हैं। बहुत कम शिक्षकों ने अभी तक इसमें एनरोल किया है, लेकिन सभी शिक्षकों को ये 4 कोर्स जो इसमें रेड फॉन्ट से हाईलाइट किए हुए हैं, इन सभी कोर्सेज को 16 सितंबर के पहले पूर्ण करना आवश्यक है। जो प्राचार्य, जो शिक्षक इन कोर्सेज को पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक प्राचार्य जो पत्र में लिखा गया है, उसके अनुसार इन प्रशिक्षण को करना सुनिश्चित करें। तो आप सब लोग परिचित हैं कि इसमें कैसे लॉगिन किया जाता है। सिस्टम से ही किया जाना है। जब आप उसमें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इजीली कर पाएंगे। इस लॉगिन में आपको विभाग द्वारा दी गई आपकी जो यूनिक आईडी है और पासवर्ड है, उसकी आवश्यकता होगी। ये यूनिक आईडी और पासवर्ड वही है जो आप एम शिक्षा मित्र ऐप पर उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इसमें कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आप प्रशिक्षण कोर्स को 3 तरह से चुन सकते हैं। जो अभी 4 प्रशिक्षण कोर्स चल रहे हैं, हमने अभी उसी 4 प्रशिक्षण कोर्सेज के बारे में यहाँ लिखा है। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। जो कोड यहाँ पर दिया गया है, यदि आप उस कोड को सर्च करेंगे तो भी वो पाठ्यक्रम ट्रेनिंग वाला पार्ट सामने आ जाएगा। या फिर तीसरा तरीका ये है कि आप इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस कोर्स में प्रवेश कर पाएंगे। तो करना आपको यही है कि आपको अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो या तो आप लिंक पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, या आप यहाँ जो कोड दिए गए हैं उन कोड्स को आप लिखकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड से स्कैन करके भी इस पर्टिकुलर कोर्स में जा सकते हैं। सभी शिक्षकों, प्राचार्यों के लिए ये 4 कोर्सेज किसी भी स्थिति में 16 सितंबर तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। जो हम आपको 3-4 दिन बाद हम ये शेयर करना आपको शुरू कर देंगे कि कौन कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। तो सभी DOs और ADPC इन चीजों पर ध्यान देंगे और उन शिक्षकों को प्रेरित करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो इस प्रशिक्षण कोर्स में आवश्यक रूप से भाग लें। अभी तक जो प्रशिक्षण कोर्स हुआ है प्रशिक्षण आप देख सकते हैं कि कम लोगों ने अभी एनरोल किया है। हालांकि अभी हमने मध्य प्रदेश में 16 तारीख से शुरू किया है। जो कला समेकित शिक्षा वाला कोर्स है, उसमें अभी तक सिर्फ 6000 टीचर्स या प्राचार्य सभी मिला के लॉगिन हुए हैं। पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा में सिर्फ 3502 लोग ज्वाइन हुए हैं। पठन पाठन और मूल्यांकन में ICT की भूमिका के संबंध में सिर्फ 2591 लोगों ने ज्वाइन किया है। शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास में 1190 लोगों ने किया है। जबकि ये जो फिगर है, ये हमारा वास्तविक फिगर होगा इसमें प्रत्येक कोर्स में 80,000। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कितनी कम संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया है। हम यहाँ जिलेवार अभी की रिपोर्ट भी शेयर कर रहे हैं। आप सब जिले, हम ये प्रेजेंटेशन आपको मेल कर देंगे। आप सब जिले भी देख सकते हैं कि आपके जिले में कितने शिक्षकों ने अभी तक इसमें लॉगिन करके खुद को रजिस्टर किया है, कोर्स को ज्वाइन किया है। तो इनकी संख्या अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम है।
इतनी कम संख्या है कि इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ 10, 20, 15 लोगों ने ही अभी तक ज्वाइन किया है, जबकि शिक्षकों की संख्या हजारों में है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो जितने भी शिक्षक प्राचार्य हैं, सभी को आप अपने स्तर से, जिला स्तर से एक वीसी कर लें और उनको सबको ये सूचित कर दें कि ये प्रशिक्षण सभी के लिए 100% अनिवार्य है। जो भी शिक्षक इस प्रशिक्षण को पूरा नहीं करेगा, आपको पता है कि जैसे ही आप प्रशिक्षण पूरा करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट इसमें मिल जाएगा। तो जैसे ही आप प्रशिक्षण पूरा करेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा और जो लॉगिन नहीं होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में भारत शासन ने हमको स्पष्ट निर्देश दिए हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सभी जिले जो हैं वो अपने स्तर पर एक बार वीसी रख लें और सभी शिक्षकों और प्राचार्यों को इसको सूचित कर दें कि उन्हें ये प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ये आप देख सकते हैं, जैसे दतिया, उमरिया, हरदा, 1, 2, 2, 4, मतलब इतने कम लोगों ने यदि इसको अभी तक किया है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि शिक्षक प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। इसके अलावा अभी हम कोई प्रशिक्षण नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने इन्हीं प्रशिक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। तो इस साल ये प्रशिक्षण हर महीने आपको 4 प्रशिक्षण अलॉट किए जाएंगे और उन 4 प्रशिक्षण के लिए 1 महीने की समय सीमा होगी और इस 1 महीने में सभी शिक्षकों, प्राचार्यों, सभी संवर्ग के शिक्षकों को प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा। तो मुझे कुल मिला के प्रशिक्षण में इतना ही कहना था कि सभी लोग ध्यान दें और अपने जिला स्तर पर एक वीसी ऑर्गेनाइज कर लें और सभी शिक्षकों और प्राचार्यों को बता दें कि प्रशिक्षण अनिवार्य है। दूसरी चीज, जो बेसलाइन सर्वे की बात है, वो बेसलाइन सर्वे की कार्यवाही भी आप लोग पूर्ण कर लें। मैंने आपसे कह दिया है कि 23 से 28 तारीख के बीच में सभी लोग एडीपीसी, डीओ, डीपीसी, जितने भी जिले के जितने भी अधिकारी हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, वो सब नियमित रूप से भ्रमण करके ये सुनिश्चित करेंगे कि ये बेसलाइन सर्वे पूरी तरह से सही ढंग से जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें और ये बेसलाइन सर्वे पूरा हो सके। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज की इस पीसी में हमने जो आपसे बातचीत की है उनका आप पालन करेंगे और कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।